नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज मैं हाजिर हूं फॉलोअप के एक और एपिसोड के साथ। और जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ही पता चलता है, हम अपने इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में वैसे केसेस के बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं जो कभी किसी वक्त काफ़ी हाई प्रोफाइल थे, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा होती थी, लोग उस खबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। लेकिन वक्त के साथ उस तरह के कुछ मामले जो है वो भुला दिए गए। कुछ मामलों में तफ्तीश इतनी लंबी खिंच गई कि लोग जो है उसके अपडेट से नावाकिफ रह गए, अनजान रह गए। तो ऐसे ही केसेस फॉलोअप के इस प्रोग्राम में हम उठाते हैं और आप सबके सामने लेकर आते हैं। और आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं निठारी मर्डर केस के बारे में। आप सबने निठारी केस के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये केस इस वक्त किस मुकाम पर है? इस केस के दो जो एक्यूज्ड हैं, मोनिंदर सिंह पंढेर और प्राइम एक्यूज्ड सुरेंद्र कोली, वो कहां पर हैं? निठारी मर्डर केस, जैसा कि इसके नाम से ही वाकिफ है, ये कत्ल का मामला है और एक नहीं दर्जन भर से ज़्यादा लोगों के कत्ल का मामला है। तो इतने संगीन मामले में ये जो लोग गुनहगार पाए गए हैं, सिर्फ आरोपी नहीं गुनहगार, उन लोगों को अब तक क्या सज़ा हुई है, अगर उन्हें फांसी की सज़ा हुई है तो फांसी मिली क्यों नहीं है, इन सारे पहलुओं पर आज हम तफसील से बात करेंगे और आपको एक एक अपडेट इस केस से जुड़ी हुई देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मामले में 14 बार सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। सुरेंद्र कोली यानी निठारी का वो शैतान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने न सिर्फ लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की, बल्कि उनके मृतदेह के साथ यानी लाश के साथ रेप जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो लड़कियों की और बच्चियों की लाशों के टुकड़े कर उनके कुछ हिस्से पकाकर वो खा गया। तो ऐसा शख्स, इसे इंसान कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है, समझ में नहीं आता कि उसे इंसान कैसे कहा जाए। लेकिन ये शख्स अब भी जिंदा है और ये मामला आपको पता है 2006 में सामने आया था और आज हम 2023 में हैं। इतने सालों के बाद भी न सिर्फ सुरेंद्र कोली बल्कि उसका जो बॉस था यानी D5 नाम की कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर, वो भी जेल में बंद है। सज़ा दोनों को हुई है, लेकिन दोनों में से कोई भी फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा है। सुरेंद्र कोली को जो है 14 मामलों में, 14 कत्ल के मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। कोली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज थे, लेकिन 16 में से 14 मामलों में उसे फांसी की सज़ा हुई और 2 मामलों में वो सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसी तरह अगर हम मोनिंदर सिंह पंढेर की बात करें तो मोनिंदर सिंह पंढेर जो सुरेंद्र कोली का मालिक और निठारी की उस कोठी का मालिक था, उस पर 7 क्रिमिनल केसेस थे इसी निठारी केस से रिलेटेड। उसमें इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट से लेकर मर्डर और तमाम सबूतों को मिटाने के जो इल्ज़ाम हैं वो भी थे। इसमें 2 मामलों में उसे फांसी की सज़ा हुई, सज़ाए मौत मिली, जबकि 4 मामलों में वो बरी कर दिया गया। एक मामला शायद अभी भी पेंडिंग है। तो ये इन दोनों के बारे में जो लेटेस्ट स्टेटस है वो है। लेकिन अब अगर ये जेल में बंद हैं, अगर इन्हें फांसी की सज़ा हुई है, तो ये जेल में बंद क्यों हैं? इन्हें फांसी के तख्ते पर कब लटकाया जाएगा? कब इन्हें फांसी होने वाली थी लेकिन इनकी फांसी रुकी क्यों? इस तरह के सारे पहलुओं पर आज हम इस प्रोग्राम में, इस पेशकश के दौरान बात करेंगे। लेकिन आइए जल्दी से इस मामले का एक रिकैप यानी इस मामले की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। 2006 में निठारी केस का सबसे पहले खुलासा हुआ, यानी सार्वजनिक तौर पर इस घटना के बारे में लोगों को जानकारी मिली। निठारी बेसिकली नोएडा का ही एक गांव है और नोएडा, जैसा कि आप जानते हैं, अपने आप में एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। तो शहर के बीच में बसा हुआ एक गांव, बेसिकली नाम का ही गांव है, ये शहर का ही एक हिस्सा है। तो खैर, इसी निठारी गांव में एक कोठी है जिस कोठी का नंबर है D5। इस D5 कोठी में और कोठी के बाहर, बेसिकली कोठी के पीछे से एक नाला बहता है। उस नाले में कुछ मानव अवशेष, कंकाल, हड्डियों के टुकड़े, इस तरह की चीज़ें मिलने की बात सामने आई और फिर देखते ही देखते यहाँ लोगों की, पुलिस वालों की भीड़ जमा हो गई। और जब सर्च ऑपरेशन पुलिस ने आगे कंटिन्यू किया तो D5 कोठी के पीछे के नाले से
40 ऐसे पैकेट्स मिले जिसमें मानव अवशेष भरे हुए थे, यानी इंसानी जिस्म के टुकड़े जो है वो पैक करके 40 अलग अलग पैकेट्स में इस नाले में डिस्पोज ऑफ किए गए थे, फेंके गए थे। और 40 इन पैकेट्स के अलावा नाले से दूसरे हड्डियों के टुकड़े, मानव शरीर के अवशेष, ये सारी चीज़ें मिली। लड़कियों के सैंडल, लड़कियों के कपड़े, कुछ ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें उस नाले से बरामद हुई। और इसी के साथ 2006 में इस सिलसिले में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज हुई 8 मई 2006 को। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि D5 नाम के कोठी के पीछे नाले से जब लाशें मिली, लाशों के टुकड़े मिले, तो फिर ये मामला चर्चे में आया और फिर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन आखिर लोगों का ध्यान उस नाले पर कैसे गया, आखिर उस कोठी की तरफ लोगों का ध्यान कैसे गया, तो इसे समझने के लिए एक पर्टिकुलर केस स्टडी को समझना ज़रूरी है। बेसिकली उत्तराखंड से एक लड़की मोनिंदर सिंह पंढेर के संपर्क में आई थी और मोनिंदर सिंह पंढेर ने उस लड़की को अपनी कोठी में नौकरी देने का वादा किया था। इस लड़की के पिता का नाम है नंदलाल। वो अपने पिता को ये बताकर गई थी कि मैं निठारी नोएडा जा रही हूँ एक कोठी में काम करने के लिए। तो उत्तराखंड के नंदलाल की बेटी नौकरी ढूंढते हुए नोएडा के निठारी में आई थी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर, लेकिन इसके बाद वो फिर वापस नहीं लौटी और नहीं उसने अपने पिता से एक बार भी बात की। इसके बाद उसके पिता, जिनका नाम नंदलाल है, वो बहुत परेशान हो गए और परेशान होने के बाद वो ढूंढता हुआ अपनी बेटी को मोनिंदर सिंह पंढेर के पास उसकी कोठी में पहुंचा। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पंढेर ने यह कहकर नंदलाल को रवाना कर दिया कि तुम्हारी बेटी यहाँ आई ज़रूर थी, लेकिन वो यहाँ से चली गई है, अब हमें नहीं पता वो कहाँ गई है, इसलिए तुम जाओ उसे कहीं बाहर ढूंढो। जब उसे मोनिंदर सिंह पंढेर से निराशा हाथ लगी तो फिर वो नोएडा पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन जैसा कि आमतौर पर हमारी पुलिस करती है, पुलिस ने नंदलाल को वहाँ से भगा दिया। अब हार कर नंदलाल ने जो है वो कोर्ट की शरण ली और 156(3) एक कानून की धारा होती है, उसके तहत उसने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसे हम इस्तगासा कहते हैं कानूनी लफ्ज़ में। तो इस्तगासा उसने कोर्ट में दाखिल की, एक रिट पिटिशन दाखिल की और उस रिट पिटिशन में उसने अपनी बेटी की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में बताया और शक जताया कि D5 कोठी से ही उनकी बेटी की गुमशुदगी का कोई ना कोई लेना देना है। और इस आधार पर कोर्ट ने फिर नोएडा पुलिस को ऑर्डर किया और 8 मई 2006 को नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में पहली एफआईआर दर्ज की गई। अब इस मामले की जब जांच होने लगी तो एक रिक्शा चालक की गवाही से इस मामले को बहुत बल मिला। हुआ ये कि नंदलाल लगातार अपनी बेटी के बारे में पड़ताल कर रहा था, लोगों से पूछताछ कर रहा था। इसी क्रम में उसे नोएडा के निठारी में ही एक रिक्शा चालक मिला और उस रिक्शा चालक ने यह कन्फर्म किया कि उसी ने नंदलाल की बेटी को उस कोठी के बाहर ड्रॉप किया था। बेसिकली तब वो जानता नहीं था कि ये नंदलाल की बेटी है। उस रिक्शा चालक के लिए तो वो लड़की सिर्फ एक पैसेंजर थी, लेकिन रिक्शा चालक को जब नंदलाल की केस स्टडी का पता चला और दोनों की मुलाकात हुई तो रिक्शा चालक ने नंदलाल को बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी को इस कोठी के बाहर ड्रॉप किया था और तुम्हारी बेटी ये कहकर कोठी के अंदर गई थी कि वो कुछ देर में बातचीत करके वापस आ जाएगी, अपने कामकाज के सिलसिले में बात करने जा रही है। लेकिन जब मैं देर तक खड़ा रहा और बेटी तुम्हारी वापस नहीं आई तो मैंने कोठी के मालिक से भी जाकर बातचीत की, दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन तब कोठी के मालिक ने हमें यह कहा कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। ये अपने आप में एक अजीब बात थी जो रिक्शा चालक ने नंदलाल को बताई थी। इसके बारे में भी नंदलाल ने पुलिस वालों को बताया और फिर पुलिस ने उस लड़की की कॉल डिटेल निकलवाई और साथ में मोनिंदर सिंह पंढेर और उस मकान में रहने वाला जो मोनिंदर सिंह पंढेर का कर्मचारी है सुरेंद्र कोहली, उसके भी मोबाइल फ़ोन की जांच पुलिस ने शुरू की। और इसी जांच के साथ जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती रही इस मामले की परतें खुलती गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लड़की उस कोठी से गायब हुई और उसके गायब होने के बाद ये मामला खुला, उस लड़की का मोबाइल फ़ोन भी D5 नाम की इसी कोठी से, यानी मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी से बरामद हुआ। और इसी के साथ जो अब तक शक की सुई इस कोठी पर उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली पर टिक रही थी, वो शक की सुई जो है एक तरह से यकीन में तब्दील हो गई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई, क्योंकि आसपास और भी ऐसे बहुत सारे परिवारों के लोग थे जो बार बार ये शिकायत कर रहे थे कि उनकी बच्चियां गायब है, उनके छोटे छोटे बच्चे गायब है, बेटियां गायब है। तो ये सारी बातें जब लोगों को पता चली और उस कोठी के बारे में, उसकी तफ्तीश के बारे में पुलिस को पता चली, तो फिर लोगों को भी जब ये सारी बातें पता चली तो लोग उस कोठी के इर्द गिर्द जमा होने लगे और उसके बाद कोठी के पीछे बहने वाले जो नाले हैं
उसकी तलाशी लोगों ने लेने की शुरुआत की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस से पहले लोगों ने ही उस नाले में तलाशी लेने की शुरुआत की थी, और तब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उस नाले से एक के बाद एक मानव अवशेष अलग अलग पैकेट्स में अलग अलग पोटलियों से बरामद हो रहे हैं। हड्डियां भी बिखरी पड़ी है उस नाले में, और ये सब कुछ अपने आप में बहुत अजीब था। एक नारकीय तस्वीर जिसे कहते हैं, नरक जिसे आप कहें, नरक को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन हो तो शायद वो D5 कोठी के पीछे से गुजरने वाला नाला वैसा ही नरक रहा होगा, क्योंकि उससे मानव अवशेष लगातार बरामद हो रहे थे। इसके बाद चूंकि यह मामला बहुत संगीन था और एक नहीं कई लड़कियों की गुमशुदगी और मौत की बात सामने आ रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि शायद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली ने इन लोगों की हत्या कर दी है। तो जब इतने हाई प्रोफाइल और इतने सारे मामले कत्ल और गुमशुदगी के इस निठारी वाली इस पर्टिकुलर कोठी से जुड़ने लगे, तो मामले की जांच जो है वो सीबीआई के हवाले कर दी गई। इसके बाद सीबीआई ने जो भी मानव अवशेष बरामद हुए थे उन मानव अवशेषों को डीएनए जांच के लिए भिजवाया, जो भी पोस्टमार्टम के लायक थे उनका पोस्टमार्टम करवाया, और डीएनए जांच के साथ साथ जो लोग ये लगातार शिकायत कर रहे थे कि उसी इलाके से उनकी बच्चियां, उनकी बेटियां भी गायब हुई हैं, उन लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उससे मिलान करवाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर मामलों में जो लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उनके बच्चे इस कोठी के इर्द गिर्द से गायब हुए हैं, उनके डीएनए सैंपल जो है नाले से बरामद हड्डियों और जिस्म के दूसरे टुकड़ों से मैच कर गए, और इस तरह से ये सारे मामले स्टैब्लिश हो गए कि वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो D5 कोठी में गए, अगवा कर लिए गए, और उसके बाद वो लाश में तब्दील कर नाले में निपटा दिए गए या फेंक दिए गए। अब जब इस मामले में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, तो ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मोनिंदर सिंह पंढेर के बारे में ये बताया गया कि ये जो पंढेर है वो बड़ा आशिक मिजाज टाइप का और विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला एक इंसान था, और वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो अक्सर अपनी कोठी में जो है वो खूबसूरत लड़कियों को, जो कॉल गर्ल्स होती थी, उन्हें बुलाया करता था, लेकर आता था। और सुरेंद्र कोहली जो उसी कोठी में नौकर के तौर पर रहता था, वो अपने मालिक के इन्हीं ऐशो आराम भरी ज़िंदगी को देखकर जो है वो फ्रस्ट्रेट होता रहता था, और ये फ्रस्ट्रेशन उसका इस कदर बढ़ गया कि अब वो सुरेंद्र सिंह कोहली, मोनिंदर सिंह पंढेर अपने मालिक को लड़कियों की सप्लाई करने लगा, और लड़कियों की सप्लाई के लिए वो गरीब बच्चियों को और गरीब ऐसी लड़कियों को जो कामकाज के बहाने से उस तरफ आती थी, कामकाज के इरादे से उस तरफ आती थी, उनको बहला फुसलाकर अपने मालिक के पास पेश करता था। और इसके बाद जो यौन शोषण उन लड़कियों का और बच्चियों का होता था वो तो होता था, लेकिन बाद में सुरेंद्र कोहली जो है ये राज उस कोठी से बाहर न निकले, इसलिए उन लड़कियों और बच्चियों की हत्याएं कर दिया करता था। और न सिर्फ हत्याएं करता था, हत्या करने के बाद उनकी लाश के टुकड़े करता था, टुकड़े करके उन्हें अपने कोठी के पीछे ही नाले में फेंक दिया करता था। कुछ एक मामलों में सुरेंद्र कोहली ने सीबीआई और पुलिस की पूछताछ में खुद ये कबूल किया कि वो अपने मालिक के विलासितापूर्ण जीवन से और ऐशो आराम से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने कई बच्चियों की हत्या करने के बाद, कई लड़कियों की हत्या करने के बाद उनकी लाशों के साथ भी जो है वो सेक्स किया, और कुछ लाशों के टुकड़े कर उन्हें पकाकर वो खा गया। बेसिकली इस तरह के एक्ट को जो है, अच्छा ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र कोहली ने पहली बार दुनिया में ये काम किया हो। इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाशों के साथ, शवों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, उनकी बेकदरी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक खास टर्म है साइकोलॉजी में जिसको नेक्रोफीलिया कहते हैं। नेक्रोफीलिया यानी वो लोग, एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी का शिकार इंसान शवों के साथ सेक्स करता है या शवों को अब्यूज करता है। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, और बेसिकली इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च अभी भी हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसान इस तरह के पागलपन और इस तरह के हद से गुजर जाने वाली हरकतों में कब दाखिल हो जाता है, कब मुब्तला हो जाता है, और उसे यह एहसास क्यों नहीं होता कि वो जो करने जा रहा है वो बहुत ही अजीब, वियर्ड और जघन्य किस्म का अपराध है। तो खैर, इसको लेकर जो रिसर्च है उसके हवाले से मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। लखनऊ के KGMU के जेरियाट्रिक एंड मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर SC तिवारी ये बताते हैं कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और ये
वन ऑफ द रेयरेस्ट मेंटल डिसऑर्डर में इस बीमारी को शामिल किया गया है। भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से भारत में जो है इस तरह के बीमार लोगों की संख्या बहुत कम है, और ओवरऑल अगर मैं दुनियावी आंकड़ों की बात करूं, पूरी दुनिया के आंकड़ों की बात करूं, तो 10 लाख लोगों में किसी एक आदमी को नेक्रोफीलिया की बीमारी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का डिजीज है, बीमारी है। और सुरेंद्र कोहली के बारे में ये कहा जाता है कि वो इसी अजीबोगरीब नेक्रोफीलिया की बीमारी का शिकार था। लेकिन जाहिर है सिर्फ बीमारी का शिकार था बोलकर उसे जो है रियायत नहीं दी जा सकती है। इसीलिए जब जांच हुई, उसे जब दोषी पाया गया तो उसे एक एक करके 14 मामलों में, 14 कत्ल के मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। अब आइए हम बात करते हैं इस मामले के लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि आखिर 14 मामलों में फांसी होने के बावजूद एक इंसान कैसे जिंदा है, उसे अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई। तो जब आप ये पहलू, इस एपिसोड का ये पहलू सुनेंगे, तब आपको हमारे लीगल सिस्टम का, अदालतों के काम करने के तौर तरीके का भी एक अंदाज़ा मिलेगा, एक पता चलेगा और आप अपनी राय बना पाएंगे। तो जो जानकारी मेरे पास अभी है, मैं उसके हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एक करके 2006 में जब ये मामला खुला और उसके बाद सीबीआई ने जब इस मामले की जांच की, चार्जशीट दाखिल की, ट्रायल इस मामले के शुरू हुए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 16 मामले सुरेंद्र कोहली के खिलाफ दर्ज थे, जो इस मामले का प्राइम सस्पेक्ट था उस समय में। अब तो वो प्राइम कन्विक्ट है और साथ में को कन्विक्ट जो है वो उस कोठी का मालिक, सुरेंद्र सिंह कोहली का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर है। लेकिन जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई हुई और फिर सज़ा का वक्त आया, तो सीबीआई की जो कोर्ट है वो लगातार एक एक मामलों को निपटाती जा रही थी, सुनवाई करती जा रही थी, फैसला सुनाती जा रही थी। तो इसी तरह 3 मामलों में जब सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो उसके बाद एक तारीख या एक तिथि ऐसी आई जब यह तय किया गया कि अब सुरेंद्र कोहली को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। उसकी वजह यह थी कि फांसी के जो 3 मामले अब तक चले थे जिसमें उसको सज़ा सुनाई गई थी, उन मामलों में सुरेंद्र कोहली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगा चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे किसी भी वक्त फांसी पर लटका दिया जा सकता है। तो जब उसकी दया याचिका लगी तो 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने उसकी दया याचिका खारिज कर दी और ये कहते हुए खारिज कर दी कि ऐसे शैतान और ऐसे इंसान जो बच्चियों का कातिल हो और इस तरह के जघन्यतम अपराध में शामिल हो, उसकी सज़ा जो है वो माफ़ नहीं हो सकती। तो अब जैसे ही राष्ट्रपति के पास से वो दया याचिका खारिज हो गई, तो अब उसे फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी शुरू हो गई। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंढेर ये दोनों गाजियाबाद के डासना जेल में कैद थे। अब इन दोनों को, इनमें तो कोहली को खैर फांसी पर लटकाया जाना था, तब तक मोनिंदर सिंह पंढेर का मामला अलग चल रहा था और अभी कोहली को ही 3 मामलों में फांसी हुई थी। तो कोहली को फांसी पर लटकाने के लिए उसे मेरठ जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि गाजियाबाद के डासना जेल में फांसी पर लटकाए जाने का इंतज़ाम या साजो सामान जो भी कह लें आप, वो उपलब्ध नहीं था। अब मेरठ जेल में उसे फांसी दी जानी चाहिए थी, फांसी दी जानी थी, लेकिन ऐन फांसी से पहले 12 सितंबर 2014 को इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया। एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह जो है वो मानवाधिकार की भी वकालत करती हैं और उन्होंने एक पिटीशन ऐन मौके पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की कि अगर कल सुरेंद्र कोहली को फांसी पर लटका दिया जाता है तो ये नाइंसाफ़ी होगी, इसीलिए आज रात को ही माननीय न्यायाधीश महोदय आप हमारी ये फरियाद सुनिए और इस फरियाद को सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि सुरेंद्र कोहली को फांसी होनी चाहिए या नहीं। और इसके तहत उन्होंने कानून का एक हवाला दिया और उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह के मामले जिसमें राष्ट्रपति के पास से दया याचिका खारिज हो चुकी हो और जो आरोपी है या दोषी है उसने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रखा हो, उसके रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जो है बंद कमरे में नहीं बल्कि ओपन एरिया में, पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी उस केस के बारे में लेटेस्ट जानकारी मिल सके। और कानून में ऐसा एक प्रावधान है और इस प्रावधान के हवाले से मैं आपसे ये निवेदन करती हूं कि फिलहाल आप सुरेंद्र कोहली की फांसी पर रोक लगाइए तत्काल प्रभाव से, वरना कल सुबह तक उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। 3
सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जो है इस मामले की देर रात तक सुनवाई करते रहे और रात को 1:30 पर इन तीनों न्यायाधीश ने 1 हफ्ते के लिए सुरेंद्र कोहली की फांसी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। एक वो दिन है 12 सितंबर 2014 और एक आज का दिन, सुरेंद्र कोहली को अभी भी फांसी नहीं हुई है, यानी वो गाजियाबाद के डासना जेल में बैठकर रोटियां तोड़ रहा है। जब सुरेंद्र कोहली की जो फांसी है उस पर रोक लगा दी गई तो नेशनल कैंपेन फॉर द एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया के सुहास चकमा ने यह कहा कि यह बढ़िया हुआ कि फांसी पर रोक लगा दी गई, क्योंकि अगर 3 मामलों में उसे फांसी की सज़ा हुई थी और उस मामले में उसे फांसी दे दी जाती तो उसके खिलाफ और जो बाकी 11 मामले चल रहे हैं और 11 मामलों में जो पीड़ित पक्ष यानी परिवारों ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा रखा है उनको मिलने वाले इंसाफ का क्या होता। तो कहने का उनका मतलब यह था कि जो 11 परिवारों के लोग हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता अगर उनका मुल्जिम फांसी पर चढ़ा दिया जाता। तो ये एक अजीब सी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 11 परिवारों के लोग सुरेंद्र कोहली के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए ही लड़ रहे हैं। उनकी बच्चियों की भी गुमशुदगी और मर्डर के मामले चल रहे हैं, तो अगर उनकी बच्चियों के मामले में न सही 3 दूसरी बच्चियों के मर्डर के मामले में अगर सुरेंद्र कोहली को फांसी हो जाती है तो इससे ये तो नहीं होता कि बाकी 11 परिवारों को इंसाफ नहीं मिला। इस लिहाज से अगर इस तर्क के हिसाब से देखें तो फिर 11 परिवारों के हिसाब से अगर फांसी देनी हो और 3 मामले पहले चल रहे हैं तो फिर एक आदमी को 14 बार फांसी पर लटकाना होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिकल तो यही होता कि सुरेंद्र कोहली जब एक एक करके 3 मामलों में फांसी के मामले में दोषी करार दिया गया, उसे फांसी सुना दी गई, कत्ल के मामले में दोषी करार दिया गया, तो राष्ट्रपति ने जब दया याचिका खारिज कर दी तो सुरेंद्र कोहली को उसी वक्त फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा नज़रिया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं ये बताइएगा। तो फिलहाल इस मामले को अगर मैं समअप करूँ, अगर सारी चीज़ों का निचोड़ आपको बताऊं तो मैं बस आपको ये बता सकता हूं कि इस मामले में तकरीबन सारे मामले ट्रायल कोर्ट से जो है वो फिनिश हो चुके हैं और सारे मामलों में इन लोगों को दोषी करार दिया गया है। कोहली को सिर्फ 2 मामलों में बरी किया गया है और मोनिंदर पंढेर को 4 मामलों में बरी किया गया। बाकी जितने भी मामले सारे मामलों में इन्हें दोषी करार दिया गया है। कोहली को सभी 14 मामलों में सजाए मौत मिली है जिसमें भी वो दोषी करार दिया गया है और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में सजाए मौत मिली है। बाकी इसके अलावा उसके खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट यानी वेश्यावृत्ति वाले जो इल्ज़ाम हैं, यौन शोषण वाले जो इल्ज़ाम हैं, वो इल्ज़ामों के तहत उसे दोषी पाया गया है। फिलहाल ये दोनों ही आरोपी, माफ़ कीजिएगा, ये दोनों ही दोषी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है और अपने आखिरी अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें कब फांसी पर लटकाया जाता है, फांसी पर लटकाया जाता है भी या नहीं, या आने वाले दिनों में इनको रिहाई दे दी जाती है, कोई और नई बात सामने आती है, ये जब भी इसका कोई नया अपडेट सामने आएगा मैं आपको या क्राइम तक आपको ज़रूर इसके बारे में बताने की कोशिश करेगा। फिलहाल मैं एक आखिरी बात कहकर इस एपिसोड को यहाँ विराम देना चाहता हूँ, वो ये कि सुरेंद्र कोहली 12 सितंबर 2014 को फांसी के तख्ते पर लटकते लटकते चंद घंटों पहले ऐसे बचा कि उसकी ज़िंदगी अब भी चल रही है, अब भी वो बचा हुआ है। ऐसे में मेरा मन ये कहता है कि बाकी जो पीड़ित परिवार के लोग थे उनके जिस इंसाफ और मानवाधिकार की बात सुरेंद्र कोहली की हो रही है, उनके लिए इंसाफ और मानवाधिकार की बात कौन करेगा? क्या उन्हें अपनी बेटियों के गुनहगार को इस तरह के गुनहगार को जिन्होंने बेटियों की सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि लाशों के साथ भी उसने अन्याय अत्याचार किया, उसे फांसी के तख्ते पर लटकते हुए देखने का हक नहीं है? मेरे मन में ये सवाल है। आपके मन में क्या सवाल है? प्लीज़ आप अपनी राय, अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताइएगा। तो आइए जल्दी से जो पिछला एपिसोड हमने इसके बारे में किया था फॉलोअप का, उसके बारे में आपसे ज़रा चर्चा करते। पिछला एपिसोड हमारे फॉलोअप का था सिद्धू मूसेवाला के बारे में और हमने ये बताया था कि किस तरह सिद्धू मूसेवाला केस में जो है गुनहगार पकड़े गए हैं, कुछ गुनहगार विदेश में हैं जिनको लाने की कोशिश चल रही है। गुनहगार तो क्या, उन्हें फिलहाल आरोपी कहना होगा क्योंकि अदालत की ओर से उन्हें अभी कोई सज़ा तो सुनाई नहीं गई है, लेकिन बहुत सारे गैंगस्टर पकड़े भी गए हैं। एक्स्ट्राडिशन की कोशिश जो है लगातार चल रही है। कब तक वो मामला सॉर्ट आउट हो पाता है, कब तक उनको एक्स्ट्राडिट करके यानी उनका
प्रत्यर्पण करके उनको भारत लाए जाने में कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस एपिसोड पर, इस स्टोरी पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। कमेंट्स तो नहीं, लेकिन आइए जल्दी से आज बहुत सारे लोगों के नाम पढ़ता हूँ। सोफिया सनी जी का कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने अप्रिशिएट किया है फॉलोअप के इस इनिशिएटिव के लिए। मामूनी बोरगोहां जो है वो लगातार कमेंट करती हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू मूसेवाला के लिए हमारे एक व्यूअर ने लेजेंड नेवर डाई लिखा है, बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखा है। दीपू मलिक एक व्यूअर हैं, उन्होंने भी लेजेंड नेवर डाई लिखा है। दूसरे व्यूअर का नाम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उनके आईडी में उनका नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। टीम रमन है, इन्होंने लिखा है जस्टिस फॉर सिद्धू वीर जी, बिल्कुल सही बात है। अनवर चौधरी जी का भी कमेंट आया है, बहुत स्वागत आपका। शिवम चौधरी, सोनिया भनोट, रूपा चट्टोपाध्याय, वी सचिन शर्मा, इन्होंने भी कमेंट किया है। कृष्णा घोष जी रेगुलर कमेंट करती हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, लिसनर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण कुमार जी का भी कमेंट आया है। परनीत कौर ने भी कमेंट किया है, उन्होंने जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला लिखा है। रमन सिद्धू के नाम से एक आईडी है, मैं पूरा नाम इसलिए ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी वर्ड्स एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, तो मैं एग्जैक्ट वर्ड को उससे रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। विचित्र त्रिवेदी जी का कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेदी जी आपका। उमर हसन जी हैं, ये भी रेगुलर कमेंट करते हैं और इनका ताल्लुक़ मेरे ख्याल से पाकिस्तान से है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हालांकि इस कमेंट में उन्होंने ये बात लिखी नहीं है। तो खैर, बाकी गौरव वत्स जी हैं, देव कुमार शाशनी ने भी कमेंट किया है। नाम पता नहीं मैं सही से पढ़ पाया या नहीं, क्योंकि नाम जो है वो क्लियरली यूट्यूब के आईडी में आजकल डिस्प्ले नहीं हो रहा है। राहुल जी का भी कमेंट आया है। संजय गोस्वामी जी, रितिका जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। गौरव भट्ट जी, प्रदीप भांबू जी, सुमन मोरे, अशोक पटेल, भास्कर सोनी, अनिल मेने, सुनील कुमार और भी बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किया है। सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इतना हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे प्रोग्राम को इतना लाइक करते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। निठारी केस के लेटेस्ट अपडेट और निठारी केस की जो अद्यतन जानकारी है वो सुनकर, वो जानकर आपको क्या लगा, कैसा लगा, इस मामले में क्या बेहतर हो सकता है, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।